नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है तमाशा। लेखक हैं मंटो। पूरा शहर मुर्दनी खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। जिन बाजारों में लोगों की भीड़ थी, उनकी सुनसान गलियों में डर ही डर बिखरा हुआ था। अनाम भय। उन सूने बाजारों में हथियारों से लैस पुलिस वाले ही गश्त देते दिखाई दे रहे थे, जिनकी बंदूकें व संगीनें वहां के माहौल को ज्यादा खौफजदा बना रही थीं। शहर के ऊपर पर फैलाए हुए काले उकाबों की तरह उड़ते दो तीन हवाई जहाज हवा में यूं मंडरा रहे थे, जैसे उन्हें शिकार की तलाश हो। वक्त बेवक्त उठती सुर्ख आंधियां ऐसे साए साए चल रही थीं, जैसे शहर की आवाज को खूनी हादसों की पूर्व सूचना दे रही हों। कुल मिलाकर पूरे शहर पर अनाम भय की हुकूमत थी। घर की हल्की खामोशी और बाहर की खौफनाक फिजा से डरा खालिद अपने पिता के पास बैठा था। अचानक वह ठनक कर बोला, मैं पढ़ने जाऊंगा। मगर बेटा, आज तो तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है। इस पर खालिद बोला, लेकिन अब्बा, मास्टर जी ने कल हमसे कहा था कि जो बच्चा आज अपनी कॉपी में सारा काम किया हुआ नहीं दिखाएगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने हमें छुट्टी के लिए नहीं कहा था, बल्कि बुलाया था। उन्हें कहना ध्यान नहीं रहा होगा। क्या आज आपकी भी छुट्टी है? खालिद ने कहा। हां। अरे, तब तो बड़ा मजा आएगा। खालिद खुश होता हुआ बोला, आज आप हमें अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। तभी कई हवाई जहाज शोर मचाते उनके घर के ऊपर से गुजरे। खालिद उन आवाजों को सुनकर भयभीत हो गया। वह कई दिन से आसमान में मंडराते इन हवाई जहाजों को देख रहा था, मगर समझ नहीं पाया था कि वे पूरा दिन भरी दोपहर में भी क्यों उड़ते रहते हैं। वह इस बात से सख्त हैरान था। हवाई जहाजों की आवाज से डरे खालिद ने अपने पिता से झुंझलाकर पूछा, अब्बा, ये हवाई जहाज क्यों उड़ रहे हैं? मुझे इनसे डर लगता है। क्या आप इन्हें चलाने वालों से यह नहीं कह सकते कि हमारे घर के ऊपर इन्हें न उड़ाया करें? इसमें डरने की क्या बात है? अब्बा, आपको नहीं मालूम ये जहाज कितने खतरनाक हैं? कल सुबह अम्मी जान से मामा बता रहे थे कि इन जहाजों में गोला बारूद भरा है। कहीं ये एक आध गोले हमारे घर पर न फेंक दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने जो पिछली ईद पर मुझे बंदूक लाकर दी थी, उसी से मैं इन्हें गोली मार दूंगा। अपने बेटे की साहसिक बातों को सुनकर अब्बा हंस पड़े और बोले, अरे, तेरे मामा का तो दिमाग खराब हो गया है। बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। मैं उसे डांटूंगा, ताकि वह फिर ऐसी बेकार की बातें न किया करे। खालिद वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया और अपनी नकली बंदूक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगा। वह नहीं चाहता था कि जिस दिन हवाई जहाज वाले उसके घर पर गोले फेंकें, उसका निशाना चूक जाए। खुदा करे, बदला लेने का जो भाव उस नन्हे बच्चे के दिल में उभरा था, वही देश जनता के हर शख्स में पैदा हो जाए। इधर नन्हा खालिद निशाना लगाने में लगा था, उधर उसके वालिद अपनी बेगम और खालिद के मामा को हिदायत दे रहे थे कि खालिद के सामने आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उस मासूम के दिल में डर पैदा करे। इतना कहकर वह उठकर बाहर आ ही रहे थे कि खालिद भागता हुआ अपने वालिद के पास पहुंचा और बोला, अब्बा हुजूर, शहर के लोग शाम को एक जलसा करने वाले हैं, जबकि बादशाह ने जलसा करने की सख्त खिलाफत की है। लोग कहते हुए जा रहे थे कि शाम को जलसे में बड़ा हादसा हो सकता है। खालिद की बात सुनकर उसके वालिद डर गए। वह सोच में पड़ गए कि क्या शहर में दिखती गैर मामूली राहत नाम की ही है? क्या हवाई जहाज और बाजारों में हथियारबंद पुलिस के दस्तों की गश्त आने वाली आने वाले डरावनी हालत का पूर्व अंदेशा है? क्या वाकई लोगों पर छाए गम के बादल और खूनी आंधियां खूनी हादसों के आने के चिन्ह हैं? मगर वह खौफनाक और खूनी हादसा कैसा होगा? खालिद के वालिद को अपने सवाल का जवाब न मिला। उनकी तरह शहर की सारी जनता भी नहीं जानती थी कि आने वाले समय में कैसी कठिनाइयां छिपी हैं।
खौफ के बादल गहराते जा रहे थे। खालिद के वालिद ने उसकी बात सुनकर बाहर जाने की इच्छा को मन से निकाल दिया और कपड़े बदलने लगे। तभी जहाजों का झुंड कान फाड़ देने वाली आवाज करता उनके घर के ऊपर से गुजरा। वह सहम गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत इंसान मौत की गोद में जाते हुए दर्द से बिलबिला रहे हों। इधर खालिद ने जैसे ही हवाई जहाजों का शोर सुना, वह अपनी नकली बंदूक ले आंगन में आ गया। उसकी निगाह एकटक हवाई जहाजों पर जमी थी। उसे लग रहा था जैसे अभी जहाज से गोले गिरेंगे और फिर वह भी अपनी बंदूक चलानी शुरू कर देगा। 6 साल के खालिद के चेहरे पर छाए दृढ़ता भरे निश्चय के भाव और हाथ में थमी खिलौना बंदूक किसी भी वीर सिपाही को शर्मिंदा करने के लिए काफी थी। वस्तुतः खालिद उन जहाजों के शोर से बहुत डरता था। आज वह इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। वह अभी इन जहाजों को देख ही रहा था कि तभी उनमें से छोटे छोटे पंछियों के झुंड की तरह कुछ निकला और चारों तरफ पतंगों की भांति फैल गया। ये कागज के टुकड़े थे। कुछ कागज खालिद की छत पर भी गिरे। खालिद भागता हुआ छत पर पहुंचा और तमाम कागज बटोरकर अपने अब्बा के पास चला गया। वह अपने वालिद से बोला, आप ठीक कह रहे थे अब्बा जान। मामा कहते हैं कि जहाज से गोले गिरेंगे, जबकि उन्होंने तो ये कागज फेंके, देखिए। खालिद के अब्बा ने तुरंत एक कागज उससे ले लिया और पढ़ने लगे। वह शासन की तरफ से छपी विज्ञप्ति थी, जिसमें लिखा था, शासन की तरफ से अवाम को जलसा करने की सख्त मनाही है। अगर फिर भी जनता शासन से बगावत कर जलसा करती है तो अंजाम अवाम को ही भुगतना होगा। उस कागज पर लिखी इबारत को पढ़ खालिद के अब्बा का रंग पीला पड़ गया। खालिद गौर से अपने वालिद की शक्ल को देख रहा था। उन्हें डरे हुए देख वह बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अब्बा हुजूर, क्या हुआ? कहीं उन लोगों ने इस कागज के जरिए हमारे घर पर गोले दागने की धमकी तो नहीं दी है? खालिद के वालिद बोले, तुम जाओ खालिद, जाकर अपनी बंदूक से खेलो। पहले बताइए तो, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आज शाम को शहर में बड़ा तमाशा होगा। खालिद के वालिद उसे सच्चाई नहीं बताना चाहते थे। शाम को शहर में कैसा खौफनाक मंजर नजर आने वाला है, इस बारे में उस नन्हे बच्चे से कुछ न कहना उन्हें बेहूदगी लगी। अपने वालिद के झूठ से बेखबर खालिद बोला, क्या सच में तमाशा होगा अब्बा? हाँ, हम सब तमाशा देखने चलेंगे। क्या? क्या आप हमें यह तमाशा देखने नहीं ले जाएंगे? हाँ हाँ, क्या, क्यों नहीं दिखाएंगे। मगर फिलहाल तुम बाहर खेलो। मगर अब्बा, खेलूं कहाँ? यहाँ ना तो मेरे दोस्त आते हैं, ना मैं उनके घर जाता हूँ। अब तो घर से बाहर भी आप जाने नहीं देते। मामा भी मेरे साथ नहीं खेलते। तब मैं कैसे खेलूं? मगर भूल न जाना, आप शाम को मुझे तमाशा दिखाने ले जाने वाले हैं। खालिद अपने पिता की हाँ ना सुने बगैर कमरे से निकल गया और पूरे घर में घूमता हुआ अपने पिता के कमरे में जा पहुंचा। उस कमरे में खिड़कियों से बाहर साफ नजर आता था। खालिद खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। बाजार की तमाम दुकानें बंद थीं, मगर लोग आ जा रहे थे। दरअसल लोग शाम को होने वाले जलसे में जा रहे थे। बंद दुकानों को देखकर खालिद को बड़ा अचंभा हुआ। उसने अपने नन्हे से दिमाग पर जोर डालकर सोचा कि दुकानें क्यों बंद हैं, मगर जवाब न मिला। आखिर में उसने सोचा कि दुकानें इसलिए बंद होंगी क्योंकि शाम को शहर में तमाशा होगा। सभी वहीं गए होंगे। जहाज ने पूरे शहर में पर्चे मार दिए होंगे। खालिद अपने विचार से बहुत बेचैन हो गया। उसे तमाशा देखने जाने की गहरी इच्छा जो हो रही थी। गुजरते वक्त के साथ कयामत की घड़ी नजदीक आती जा रही थी। दोपहर बाद की बात है। खालिद अपने माँ बाप के साथ सहन में खामोश बैठा था। अचानक तड़ 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 का शोर सन्नाटे में गूंजने लगा। उस शोर को सुनकर खालिद के अब्बा का चेहरा फक हो गया। बड़ी कठिनाई से वह सिर्फ इतना ही कह सके, गोली। उस शोर से खालिद की मां भी डर गई थी। अपने पिता के मुंह से गोली का नाम सुनकर उनके चेहरे पर जमाने भर का दर्द सिमट आया, जैसे वह गोली शब्द उनके सीने में उतर गया हो। दोनों की हालत बड़ी खराब हो रही थी। तभी खालिद खुशी से चहका और अपने वालिद की उंगली पकड़कर बोला,
जल्दी चलो अब्बा, फिर तमाशा खत्म हो जाएगा। कैसा तमाशा बेटे? खालिद के वालिद ने अपने डर को खालिद के सामने जाहिर नहीं होने दिया। आप इतनी जल्दी भूल गए? जहाज ने पर्चे बांटे थे तमाशे के। लगता है तमाशा शुरू हो गया है, तभी पटाखे छूट रहे हैं। अब एक काम करो, थोड़ी देर बाद चलेंगे। तब तक तुम मामा के साथ खेलो। अपने बाप के कहने पर खालिद मामा के पास चला गया, मगर मामा कमरे में नहीं थे। तो खालिद अपने वालिद के कमरे की खिड़की में जा बैठा और बंद बाजार को देखने लगा। सारा बाजार सुनसान पड़ा था। कहीं दूर कुत्ते दुखी आवाज में रो रहे थे। खालिद को वहां बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि उसने इंसानी चीखों पुकार की आवाजें सुनी। खालिद अचंभे से उचक उचक कर चारों तरफ देखने लगा, मगर चीखते इंसान उसे दिखाई न दिए। वह उन्हें देखने की कोशिश में खिड़की से बराबर बाहर देख रहा था। अचानक उसे चौक में एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। वह जोर जोर से चीखता हुआ भाग रहा था। पता नहीं कैसे वह खिड़की के बाहर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया था। खालिद ने देखा कि उसकी एक पिंडली में छल छल करता खून बह रहा था। इस दृश्य को देख खालिद बुरी तरह डर गया और भागकर सहन में आ गया। उसके पिता वहीं बैठे थे। वह आते ही चीखा, अब्बा, हाँ जल्दी आइए। देखिए, बाजार में एक लड़का गिर गया है। उसकी टांग में बहुत सारा खून बह रहा है। खालिद की बात सुनकर उसके वालिद तेज कदमों से अपने कमरे की खिड़की के करीब पहुंचे और बाहर झांक कर देखा। वास्तव में बाहर सड़क पर एक नौजवान मुंह के बल घायल हालत में पड़ा था, मगर चाहकर भी वह उस नौजवान की मदद करने न जा सके। अगर उन्हें बादशाह का खौफ ना होता तो वह खुद बाहर जाकर उस नौजवान की मदद करते। उन्हें चुप देख खालिद ने पूछा, अब्बा, इसे किसने मारा है? मगर खालिद के पिता जवाब न दे सके और कमरे से बाहर आ गए। पीछे खालिद अकेला रह गया। वह खड़ा खड़ा सोचने लगा। एक दफा जब मुझे चाकू चुभ गया था तो बहुत दर्द हुआ था। पूरी रात नहीं सोया था मैं। अब्बू और अम्मी पूरी रात मेरे पास बैठे रहे थे। जबकि इस लड़के की टांग में कितना बड़ा घाव है। इसे तो बहुत दर्द हो रहा होगा। इस वक्त से खालिद को महसूस हुआ जैसे उसकी टांग में बड़ा सा घाव हो गया है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। खालिद इस एहसास से जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी अम्मी भागी हुई अंदर आई और खालिद को गोद में उठाकर पूछा, क्या हुआ बेटा? अम्मी, इसे किसने चोट पहुंचाई है? बेटा, जरूर इसके मास्टर ने मारा होगा। मगर मास्टर जी इतना नहीं मारते कि खून निकलने लगे। तो हो सकता है इसे छड़ी जोर से लग गई हो। तब तो इसके वालिद मास्टर जी को बहुत डांटेंगे। आपको याद है जब मास्टर जी ने मेरे कान खींचे थे, तब अब्बा जी ने हेडमास्टर साहब से उनकी शिकायत कर दी थी। बेटा, इसका मास्टर बहुत बड़ा आदमी है। क्या अल्लाह मियां इतना बड़ा? नहीं। फिर तो इसके वालिद अल्लाह मियां से शिकायत करेंगे। अब सो जाओ खालिद। सोने से पहले खालिद ने दिल ही दिल में दुआ मांगी, है खुदा, तो उस मास्टर को कड़ी सजा दे जिसने इस लड़के के खून निकाल दिया। मुझे पहाड़े याद नहीं है। कहीं खून निकालने वाली छड़ी से मास्टर जी मुझे भी पीटने न लगे। है खुदा, मेरी दुआ कबूल कर। तमाशा, एक खौफनाक मंजर और एक छोटा सा बालक, अबोध बालक, जो नहीं जानता कि आखिर ये खौफ क्या होता है, ये हिंसा होती क्या है। कमाल लिखते हैं मंटो, बहुत गहराई तक। आज की कहानी यहीं तक। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।